Hello students, welcome back to my educational channel Winds of Change। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की, जिसने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना किया था। हमें मालूम है कि मध्य एशिया की राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में हमने शक सीथियंस को देखा, पार्थियंस को देखा, खून और कुषाणों को देखा। 15वीं शताब्दी में तैमूर लंग की जो विशाल साम्राज्य थी, वो उनके अपने तरीके से उनके वंशजों में बट गया था और वे आपस में संघर्षरत रहते थे। दूसरा डेवलपमेंट जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान में देखने को मिलता है, वो था टर्को मंगोल उज़्बेक का ट्रांस ऑक्सियाना पर प्रभुत्व जमाना और सफाविद डायनेस्टी का ईरान पर प्रभुत्व जमाना। बाबर, जिसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, वो दो महान वंशों से आता था। पिता की तरफ से वो तैमूर लंग का वंशज था और माता की तरफ से वो चंगेज खां का वंशज था। अगर उसकी पुस्तक या डायरी या जर्नल जो हम उसे कहते हैं, बाबरनामा को पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की लालसा उसके अंदर उस वक्त तक नहीं थी। ये सब परिस्थितिवश वो भारत की तरफ आता है। उसने जब 12 वर्ष की उम्र में अफगानिस्तान के फरगना का शासक बना, जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जिस जगह के लिए एक लालसा थी, वो था समरकंद, जो तैमूर लंग का राजधानी और एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था। मध्य एशिया की राजनीति का प्रभाव ऐसा था कि एक तरफ उसका मुकाबला एक मजबूत विपक्षी, एक मजबूत दुश्मन उज़्बेक से था और दूसरी तरफ सफाविद डायनेस्टी जो ईरान की थी, उससे था। जब उसने पहली बार समरकंद को जीता तो तुजु के बाबरी या बाबरनामा जिसे हम कहते हैं, उसमें उसने लिखा, अफसोस करते हुए लिखा कि लगभग 140 वर्षों तक उज़्बेक दुश्मन का यहां कब्जा रहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समरकंद उसके हाथ से निकल गया जाता है, उज़्बेक का पुनः उस पर कब्जा हो जाता है और दूसरी बार भी जब वो समरकंद को जीतता है, तब भी वो उसे अपने कब्जे में नहीं रख पाता है। सिर्फ उज़्बेक के कारण ही नहीं, वहां के संघर्षरत वातावरण और आपसी संघर्ष के कारण भी और उस क्षेत्र पर प्रभुत्व कायम करने के लिए सिर्फ एक तैमूर लंग के वंशज ही नहीं थे, सिर्फ उज़्बेक ही नहीं थे, सिर्फ सवापित डायनेस्टी के लोग ही नहीं थे, बल्कि
तैमूर लंग के वंशज भी आगे इसमें संघर्षरत रहा करते थे। बदकिस्मती से समरकंद पर वो अपना कब्जा नहीं रख पाया और उसे फरगना, जो अफगानिस्तान में एक जगह है, उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। कहा जाता है कि वो 14 वर्षों तक बिना किसी साम्राज्य के सिर्फ संघर्षरत रहा, इधर से उधर भटकता रहा। हम ये देखते हैं कि 1504 में बाबर काबुल को जीतता है और फिर सियालकोट और लाहौर को 1524 तक जीत लेता है। अब उसका ध्यान भारत की ओर आता है, जो एक शांति प्रिय प्रदेश था, एक शांति प्रिय देश था। जब वो काबुल को अपना एक मजबूत स्थान बनाता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है धन की प्राप्ति। कहां से धन प्राप्त किया जाए? तैमूर लंग का वंशज होने के कारण और उसके दिल्ली के विजय अभियान के कारण एक तरफ उसके दिमाग में तैमूर लंग के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना भी था और दूसरी तरफ लोदी वंश की जो अपार धनराशि जमा थी उसे प्राप्त करना भी था। इसलिए कि मध्यकाल की राजनीति में सबसे अहम बात थी कि कुलीनों का पेट भरना, उनके आराम आसाइश का ख्याल रखना, सेना को पोसना। अगर सेना लॉयल नहीं है, अगर कुलीन लॉयल नहीं है, तो फिर कामयाबी का कोई और तरीका उस वक्त नहीं था। भारत एक तो विरासत के रूप में पाना चाहता था बाबर, दूसरी तरफ धन संपत्ति की प्राप्ति, जिससे वो अपने कुलीनों को, अपने परिवार के लोगों को और सेना को संगठित कर सके, इसके लिए भी चाहता था। काबुल को बेस बना करके वो 1526 में पानीपत के मैदान पर आता है और आखिरी जो लोदी वंश का राजा था, सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको परास्त करता है और फिर वो दिल्ली को अपना सल्तनत बना देता है। यहां से मुगल वंश आरंभ होता है। बाबर यद्यपि कि 1526 से 1530 तक ही रहा। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस बीच पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराना और दिल्ली के तख्त पर कब्जा करना, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जब वो आया था तो बहुत सारे अफगान नेता कुलीन और राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा जानते हैं, वो भी बाबर को आमंत्रित करने वाले थे, इसलिए कि इब्राहिम लोदी अपनी सेना को मजबूत करने में लगा था और जिससे इन छोटे छोटे रजवाड़ों को खतरा पैदा हो गया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, पहले लोगों ने देखा था कि तैमूर लंग यहां आए और लौट कर चले गए। धन संपत्ति भले ही उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने राज स्थापना की कोशिश नहीं किया। अब इस बार देखने को जो मिला वो था बाबर एक राजा के रूप में, एक सुल्तान के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया।
इससे पुनः अफगानों में और राजपूत शासकों में एक डर व्याप्त हो गया। बाबर अब एक खतरा बन गया था। इसलिए फिर अवश्यंभावी था कि अफगान नेताओं को और राजपूतों की जो सेना थी उससे दो दो हाथ कर लिया जाए। हम देखते हैं कि खनवा की लड़ाई में जो फतेहपुर सिकरी के पास लड़ी गई थी, में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच एक लड़ाई होती है। यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी राणा सांगा के साथ हो जाते हैं और बड़े सारे अफगान सेना अध्यक्ष भी राणा सांगा के साथ हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में बाबर की जीत हो जाती है और उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि 1528 में राजपूत राजा मेदिनी नगर से मेदिनी राय से उसका युद्ध होता है, जिसमें राजपूत राजा मेदिनी राय की हार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बंगाल और बिहार में अफगानों का छोटा छोटा रियासत हमें देखने को मिलता है और ये दिल्ली सल्तनत के राजा से कोई मेल मिलाप में नहीं होते, उन्हें हमेशा उनसे खतरा होता है। इसलिए फिर हम घाघरा, जो बिहार के पास लड़ी गई थी 1529 में, वहाँ अफगानों की सम्मिलित सेना या बंगाल और बिहार में जो उनका राज था, उस राज से उनकी लड़ाई होती है। घाघरा की लड़ाई में भी अफगानों की हार हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। 1529 तक बाबर अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लेता है और इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और फिर उसका बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य एशिया ने हमेशा भारत को, उसकी राजनीति को प्रभावित किया है और कई सारे लोग भारत में साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। धन्यवाद। जोहार।